नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अहम विषय हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपकी कृषि उन्नत हो और आपकी आमदनी में इजाफा हो। आज भी कुछ खास विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं जिस पर विस्तार से स्टूडियो में विशेषज्ञ मेहमानों से चर्चा की जाएगी। लेकिन इसके साथ ही आप भी इस कार्यक्रम में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि आप अपने सवालों के साथ हमारे साथ इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। आप हमें टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे खास विषय लेकर आए हैं जो आपको पारंपरिक फसलों के इतर कुछ ऐसे विकल्प देते हैं जिनकी आप उन्नत खेती कर सकते हैं, जो आपकी सेहत का भी ध्यान रखते हैं और साथ ही आपकी आमदनी का भी। तो आइए बता दें आज के विषयों के बारे में। आज हेलो किसान कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी मोटे अनाज के अश्वगंधा की खेती के बारे में। साथ ही बात होगी आज इस कार्यक्रम में मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पूछ सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान। नोट कर ले हमारा टोल फ्री नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल करने के दौरान बस इस बात का ध्यान रखें कि सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें और टीवी की आवाज बंद रखें। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं और बता दें कि व्हाट्सएप के जरिए आप अपना सवाल अगर हमें भेजना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। इसके अलावा ईमेल के जरिए अगर आप सवाल भेजना चाहते हैं तो नोट कर ले ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए जब भी आप सवाल भेजते हैं तो साथ ही अपना नाम और स्थान भी अलग से जरूर लिखें। और हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर PL सारण, आप प्रधान वैज्ञानिक है औषधीय एवं सगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय आणंद, गुजरात से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर शालिनी गौड़ रुद्रा, आप वरिष्ठ वैज्ञानिक है खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संभाग IRI पूसा, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पारंपरिक फसलों के अलावा भी किसानों के पास बहुत से ऐसे विकल्प होते हैं जिन फसलों की अगर खेती करें तो बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि बाजार में इनकी बहुत अच्छी मांग रहती है। और ऐसी ही है अश्वगंधा की खेती। तो डॉक्टर सारण, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो अश्वगंधा है इसकी ऐसी क्या खासियत है कि इसकी बाजार में अच्छी मांग रहती है और किसानों के लिए भी ये व्यावसायिक रूप से कितना मुनाफे वाली फसल है? मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा, इवन हमारे किसान भाइयों को भी बताना चाहूँगा, अश्वगंधा की जो डिमांड है वो 15,000 मेट्रिक टन से भी ज़्यादा है, जबकि हमारे देश में इसका कल्टीवेशन बहुत ही सीमित एरिया में होता है। ज़्यादातर ये जंगलों से या फिर हमारी जो गांव के आसपास की सोशल फॉरेस्ट्री है उससे कलेक्ट करके हमारे किसान भाई और कलेक्टर्स लाते हैं। लेकिन इसकी डिमांड जितनी है उससे कई गुना कम इसका उत्पादन या कलेक्शन होता है, इसलिए किसान इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। बिल्कुल जी हाँ। तो मांग बहुत ज्यादा है, उसके अनुसार बाजार में उपलब्धता कम है, तो इस संभावना को आप तलाश सकते हैं और अश्वगंधा की खेती से अच्छा लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। अश्वगंधा एक औषधीय फसल है। रबी में अश्वगंधा की फसल के लिए औसत तापमान 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। इसकी खेती बलुई दोमट से हल्की रेतीली मिट्टी जिसका जल निकास अच्छा हो में की जा सकती है। मिट्टी का pH मान 6 से 8 तक होना चाहिए। अश्वगंधा की बुवाई के लिए 10 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के लिए काफी रहते हैं। अश्वगंधा को अधिकतर छिटवा विधि से बोते हैं। कतारों में भी इसकी बुवाई की जाती है। कतारों में बुवाई करने से बीज कम लगता है। बुवाई से पहले बीजों को उपचारित कर लें। अच्छा उत्पाद लेने के लिए करीब 80 से 100 पौधे प्रति वर्ग मीटर या 8 से 10 लाख पौधे प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। रबी सीजन में इसे 3 से 5 बार सिंचाई की जरूरत पड़ती है। अश्वगंधा की फसल वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद में अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में पौध रोपने के लिए 1 से 1.5 टन वर्मी कंपोस्ट चाहिए। अगर
मिट्टी की उर्वरता सामान्य है तो 15 किलो नाइट्रोजन और 15 किलो पोटेशियम की मात्रा प्रति हेक्टेयर डालने से पैदावार अच्छी होती है। अश्वगंधा की फसल में कई तरह के खरपतवार होने की आशंका रहती है। शुरुआती चरण में ही खरपतवार निकालने से खरपतवार दूर रहती है। ये काम पहली बार बुवाई के 21 से 25 दिनों के भीतर करना चाहिए। दूसरी बार खरपतवार निकालने के लिए 21 से 25 दिनों बाद करना चाहिए। अश्वगंधा में घुन और एफिड्स कीटों के हमले की आशंका रहती है। बचाव के लिए समय रहते कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित उपाय करें। जी हाँ, ये तो अश्वगंधा की खेती की से जुड़ी हुई अहम जानकारियां हुई। अब आगे बढ़ते हैं और मोटे अनाज की बात करते हैं। डॉक्टर शालिनी, आपसे जानना चाहेंगे कि मोटे अनाज के जो तरह तरह के उत्पाद हैं वो इन दिनों काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं, तो क्या खास वजह है इसकी? हमारी सेहत के लिए किस तरह से लाभकारी है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। मोटा अनाज यानी कि पोषक अनाज जो आजकल कहते हैं कदन्न, इनको वाकई में कह सकते हैं कुदरत का खजाना है कि बहुत सारे पोषक तत्व, जैसे कि जिसकी कमी आजकल हम जनसंख्या में देख रहे हैं कि आयरन की कमी है लोगों में, जिंक जो इम्यूनिटी के लिए चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, सेलेनियम चाहिए, वो सब इन मिलेट्स से हमें मिलता है। और बहुत सारा डाइटरी फाइबर भी, जो यानी कि जो रेशा हमारे भोजन में बहुत कम हो चुका है, वो जैसे हम प्रोसेस फूड्स खाते हैं तो वो रेशा डाइटरी फाइबर जो है वो हमें इन मिलेट्स से मिल पाता है। और इसीलिए कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज यानी कि हृदय रोग, डायबिटीज़, मोटापा, हाइपरटेंशन, बीपी जो हाई हो जाता है, उन सब की रोकथाम के लिए या फिर मैनेजमेंट के लिए इनका सेवन बहुत ही अच्छा माना जाता है। बिल्कुल, तो बेहद ही लाभकारी है हमारे सेहत के लिए ये मोटे अनाज, जिन्हें हम कदन या मिलेट्स भी कहते हैं, या अब जिसे श्री अन्न का भी दर्जा मिल गया है। तो इसके बारे में बातचीत करेंगे आगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। मोटे अनाजों में बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, कोदो, कुटकी, चीना, सावा, ब्राउन टॉप मिलेट, टेफ मिलेट और फेनियो मिलेट आते हैं। मोटे अनाज और इनसे बने उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। मोटा अनाज स्वास्थ्य के साथ साथ स्वरोजगार के लिए भी बेहतर है। इसे देखते हुए सरकार भी मोटे अनाजों की खेती, इसके प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन पर जोर दे रही है, जिससे किसानों की आमदनी में भी इजाफा हो रहा है। मोटा अनाज न सिर्फ पोषण से भरा होता है, बल्कि इनकी खेती करना भी आसान है, क्योंकि इन्हें सूखा, अधिक तापमान, कम पानी व कम उपजाऊ मिट्टी में भी आसानी से उगाया जा सकता है। मोटे अनाज से कई तरह के उत्पाद बना सकती हैं। मोटे अनाज में मूल्य संवर्धन करके इनसे रोटियां भी बनाई जा सकती हैं। मोटे अनाज से अलग अलग उत्पाद बनाने के लिए आप नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अहम रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर सारन, आपसे जानना चाहेंगे कि अश्वगंधा की खेती के लिए किस तरह की मिट्टी, जलवायु अच्छी रहती है, किन किन जगहों पर सफलतापूर्वक इसकी खेती किसान कर सकते हैं? मैडम, अश्वगंधा की खेती करने के लिए सबसे जो उपयुक्त मिट्टी है वो बलुई मिट्टी समझी जाती है, क्योंकि ये जड़ वाली फसल है और जड़ के प्रॉपर विकास के लिए बलुई मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उसमें जड़ का विकास भी ज़्यादा होता है तथा उसके साथ साथ बलुई मिट्टी में पोटास की मात्रा भी ज़्यादा पाई जाती है, जो कि उसकी जड़ के विकास के लिए आवश्यक रहता है। अगर हम जलवायु की बात करें तो इसको गर्मियों में ज़्यादा गर्म टेम्परेचर चाहिए होता है और फ्लावरिंग और रूट डेवलपमेंट के टाइम सर्दियों में टेम्परेचर जितना नीचा जाए उतना इसके उत्पादन के लिए
और उसकी क्वालिटी डेवलपमेंट के लिए अच्छा समझा जाता है। तो ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट यानी पश्चिम राजस्थान जैसे सूखे एरिया में आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं, जहाँ टेम्परेचर हाई रहता हो और सर्दियों में टेम्परेचर बहुत नीचे भी जाता हो। बिल्कुल, तो एक्सट्रीम टेम्परेचर के लिहाज से अगर देखा जाए तो अश्वगंधा की खेती अच्छी रहती है और यही बात मोटे अनाजों पर भी लागू होती है, जिसके बारे में भी आगे बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं। नंदस्वरूप जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी नंदस्वरूप जी, आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, कृपया धीरे धीरे बोले और नेटवर्क क्षेत्र में आकर बात करें। जी बताइए। छोटा अनाज है, उसको हम जोखिम में कौन सा चावल के रूप में नुकसान होता अनाज ले, इससे जो है मोटे अनाज का भोग पाया करेंगे, लोग मोटे अनाज खाएं तो लोगों को हम भगाएं। जी ठीक है नंदस्वरूप जी, आपकी आवाज़ बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन जहाँ तक हम समझ पाए हैं कि स्वास्थ्य के लिए किस तरह से ये लाभकारी है आप जानना चाहते हैं, तो डॉक्टर शालिनी अगर इस पर और कुछ आप प्रकाश डालना चाहेंगे। जी हाँ, मोटे अनाजों में स्वास्थ्य के रूप से देखा जाए तो बहुत अच्छा रेशा और खनिज पदार्थ होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम सेवन का और भी फ़ायदा उठाना चाहें तो इसको अंकुरीकरण करके खाएं, दालों के साथ मिलाकर इसको खाएंगे तो और भी इसका फ़ायदा ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि वो रंगत के बारे में भी बात कर रहे थे, तो जो गहरे रंग के हैं हाँ कह सकते हैं कि जिनमें गहरा रंग है, जैसे रागी का लाल रंग होता है, तो वो जो है उसके भी अनेक फ़ायदे हैं। फिनोलिक्स वगैरह अच्छी क्वांटिटी में होती हैं, अच्छी मात्रा में, जो कि रोगों से लड़ने में हमें मददगार होती हैं। जी तो नंदस्वरूप जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विपिन जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार, बताएं। मैम मोटे अनाजों के प्रसंस्करण के बारे में जानना था। अभी जैसे खरीफ के मौसम में फसलें कट चुकी हैं, जो खरीफ में बोई थी और बहुत सारे लोगों ने मोटे अनाज इस बार बोए भी थे, तो मैं जानना चाह रहा था कि बहुत सारे किसान ऐसा करते हैं कि फसलों को बेच देते हैं, तो इस बार रख लें और कौन कौन सी चीजों के प्रसंस्करण कर सकते हैं, क्योंकि मौसम समय उचित है अभी इस समय में। जी और यही जानना था मैम, और कौन कौन सी उनकी चीजें बना सकते हैं अभी फिलहाल में, बाकी आप लोग अक्सर बताते रहते हैं लेकिन फिर भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका विपिन जी, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर शालिनी जी बिल्कुल, आपने सही समय पर सही सवाल किया है, बिल्कुल उपयुक्त है ये कि आपने उगा तो लिया, अब आगे क्या करें। तो सबसे पहले इनकी मोटे अनाजों में जो सफाई किया जाता है, जैसे गेहूं, चावल, मक्का के लिए दानों को साफ़ किया जाता है, वैसे ही इन फसलों में भी जो दाने हैं उनकी सफाई की जाएगी। उसमें से धान वगैरह सब कुछ डी-हस्किंग कहते हैं उसको, वो किया जाता है। उसके बाद में पर्लिंग की जाती है, पर्लिंग यानी कि थोड़ा बहुत उसका छिलका उतारा जाता है, डी-हलिंग। और उसके बाद में उसकी सूजी, जैसे आप दाने मिल सकते हैं, उस सूजी के दानों को भी आप बेच सकते हैं। ठीक। इसके बाद आप उसको वैसे भी पीस लेंगे तो उसका आटा बन जाएगा, और आटे का भी अलग अलग तरीकों से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि रोटी में है, आपने 1/3 मात्रा में मोटे अनाज का आटा मिला लिया, या फिर और भी बहुत सारे बिस्कुट बनाने में या पिज़्ज़ा, पास्ता, इन सब को बनाने में कम से कम आप 1/3 रिप्लेसमेंट, जो यानी कि जो भी अगर आटे का बना रहे हैं तो 100 ग्राम की जगह 70 ग्राम आटा ले लीजिए, 30 ग्राम मोटे अनाज का आटा ले लेंगे, तो आप बहुत सारे उत्पादों में इसको प्रयोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो विपिन जी उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और जाना आपने कि कितने तरह के उत्पाद इन मोटे अनाजों से तैयार किए जा सकते हैं। इनके बारे में और भी विस्तार से चर्चा करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। विनेश जी चित्तौड़गढ़ राजस्थान से इस वक्त फोन लाइन पर हैं। विनेश जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो विनेश जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? जैसे हमारे होता है मेडिकल उसकी। जी विनेश जी एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दें। ये बोल रहे हैं कि अश्वगंधा हमारे इधर भी होता है, लेकिन उसकी जड़ बहुत पतली होती है। जी जी, तो ऐसा बीज का बढ़िया मिलता है अश्वगंधा का। ठीक है, आइए जानते हैं, डॉक्टर सारण बताएं।
इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। अश्वगंधा की बहुत सारी वैरायटी हैं और उसमें अगर मैं मोटा मोटा जैसे इन्होंने जड़ का जिक्र किया उसके बारे में बताऊं तो मैडम दो तरह की एक्चुअली अश्वगंधा की वैरायटी है। एक तो स्टार्च रिच अश्वगंधा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नागौरी अश्वगंधा। उसकी रूट की मोटाई बहुत अच्छी होती है और वो बलुई मिट्टी में बहुत अच्छे से, स्पेशली मध्य राजस्थान और पश्चिम राजस्थान में उसकी खेती होती है। और उसके साथ साथ जो दूसरा अश्वगंधा की किस्में जैसे ज्वार अश्वगंधा 20 है, ज्वार अश्वगंधा 134 है, ये दोनों अश्वगंधा की वैरायटी हैं। इन सब के बीज हमारे संस्थान से आप प्राप्त कर सकते हैं और इसकी खेती कर सकते हैं। दूसरी चीज इसकी जड़ का आपके विकास। संस्थान से संपर्क करने के लिए अगर बता दें कि किस तरह से संपर्क कर सकते हैं। जी जी, हमारा जो संस्थान है वो गुजरात आणंद में स्थित है। औषधीय एवं सगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय। वहाँ किसान भाई हम ऑनलाइन भी सीड मंगवा सकते हैं। उसके अलावा हमें लेटर लिख के या ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, जो भी जितने भी आजकल मीडिया के साधन हैं उसके थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां आके देख भी सकते हैं और बीज खरीद भी सकते हैं। बिल्कुल। तो विनय जी, जाना आपने कि किस तरह से अश्वगंधा के बीज आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रुक करते हैं नईमुद्दीन जी का, जो झांसी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नईमुद्दीन जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताएं। निवेदन यह है कि ज्वार से रोटी और दलिया जो है खूब प्रचलित है और खाया भी है जी, किंतु और क्या इसमें खाद्य प्रसंस्करण में आकृति की जा सकती है, क्योंकि गेहूं के आटे के बगैर ज्वार की आकृति देना और रोटी बनाना भी बड़ा मुश्किल है जब तक गेहूं का आटा न मिलाया जाए। जी, तो जी। साहब ये बोले जाता है। बिल्कुल, बहुत ही वाजिब सवाल है आपका, ये जानते हैं। डॉक्टर शालिनी, बताएं। जी जी, नईमुद्दीन जी, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि आप ज्वार की रोटी खा रहे हैं और दलिया भी खा रहे हैं, पर इसके अलावा ज्वार के बहुत सारे अन्य उत्पाद बन सकते हैं, जैसे कि एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स, जैसे कि जो कुरकुरे की तरह लोग खाते हैं, उस तरह के बहुत सारे उत्पाद प्रचलित हैं जो ज्वार से बन सकते हैं। इसके अलावा उसके बिस्किट और पास्ता, पिज्ज़ा बेसिस, बर्गर्स, इन सभी में, यानी कि ब्रेड में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो जाना आपने नईमुद्दीन जी कि ये ज्वार से और कितने तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं। तो स्नैक्स की ये बहुत तरह के उत्पाद है जो इनसे बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। हरी सिंह जी कपूरथला पंजाब से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हरी सिंह जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब जी। जी नमस्कार, बताएं। डॉक्टर साहब, ये अश्वगंधा की बिजाई के बारे में पूछना है और कौन से टाइम इसकी बिजाई होती है और दूसरा के बीज कितना पड़ता है 1 एकड़ में। जी बिल्कुल, डॉक्टर सारन बताएं। अश्वगंधा की बुआई का स्पेशली जो हमारा उत्तर भारत है, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की अगर बात करें तो सबसे बढ़िया टाइम है उसका अक्टूबर के महीने से लेके आप नवंबर तक। सर्दी स्टार्ट होने से कम 20-25 दिन पहले आपको इसकी बुआई करनी है और इसके लिए सबसे अच्छा टाइम है अक्टूबर का, 15 अक्टूबर के आसपास। लेकिन हमारे जो उत्तर भारत के जितने भी किसान हैं वो सितंबर के महीने से लेके 15 अक्टूबर के बीच में कभी भी इसकी अगर बुआई करें तो इसकी आसानी से खेती कर सकते हैं। दूसरा, अश्वगंधा के बीज की हमारे किसान भाई ने बात करी। अश्वगंधा का लगभग 1 हेक्टेयर में अगर हम किसानों के हिसाब से बताएं तो 4 बीघे में लगभग 10 से 13 केजी के आसपास बीज चाहिए होता है। और इसके बीज की बुआई के 2 तरीके हैं, एक तो लाइन से लाइन और एक छिटकुआं विधि। अगर हम छिटकुआं विधि में करते हैं तो थोड़ा बीज ज़्यादा चाहिए होता है, 13-14 किलो, और अगर हम लाइन से लाइन बीज की बुआई करें तो उसमें 8 से 10 केजी में आसानी से हम इसकी बुआई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हरी सिंह जी, बिल्कुल समय आ चुका है और आप इसकी जो बिजाई है वो कर सकते हैं, इसके लिए तैयारी कर लें। उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको लाभ होगा। इसी के साथ यहाँ पर हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले,
पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम अश्वगंधा की खेती और मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़ी हुई और भी जानकारी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सुनील कुमार जी गोपालगंज बिहार से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुनील जी स्वागत है आपका। जी बताइए अपना सवाल। जी नमस्कार मैडम, मुझे कोदो के बारे में जानना था। वो कितने, एक बीघा में कितने खर्चा आएंगे और क्या क्या लगेगा? ठीक है, आइए जानते हैं। तो कोदो के बारे में जानना चाहते हैं डॉक्टर शालिनी, बताएं। जी कोदो मिलेट जो है काफ़ी अच्छी प्रचलित मिलेट है और बहुत ही इसमें फिनोलिक्स की और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। और सबसे अच्छी बात जो कोदो की है कि कोदो के उत्पाद जब हम बनाते हैं तो उसके उत्पाद बहुत आसानी से बन जाते हैं। यानी कि अगर हम उसको बाकी मोटे अनाजों को देखें तो कोदो जो है वो सबसे ज़्यादा अनुकूल रहती है कि उससे आसानी से उत्पाद बन जाते हैं और उसका टेस्ट वगैरह भी अच्छा होता है। हालांकि और दाना थोड़ा सा मोटा होता है। इसके बीज जो हैं वो आपको AICRP स्मॉल मिलेट्स बहुत सारे सेंटर्स हैं जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, AICRP एक्रिप बेंगलोर में, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो सुनील जी, जाना आपने कि बीज कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं कोदो का, जो कि एक माइनर मिलेट है और माइनर मिलेट में एक अहम स्थान रखता है कोदो। आगे बढ़ते हैं बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। डॉक्टर सारन, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अश्वगंधा की कुछ किस्मों का जिक्र किया, लेकिन कुछ और ऐसी किस्में हैं जो अपने आप में काफ़ी खासियत रखती हो और जिनकी अच्छी मांग रहती हो, तो ऐसे में बताना चाहेंगे कुछ और किस्मों के बारे में? मैं किस्म तो नहीं कहूँगा, लेकिन नागौरी अश्वगंधा एक ऐसा लैंड रेस है मैडम जो दुनिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी का उत्पाद देता है। और नागौरी अश्वगंधा की खेती हम राजस्थान के पश्चिम राजस्थान और सेंट्रल जो राजस्थान, मध्य राजस्थान है, उसमें बलुई मिट्टी में आसानी से कर सकते हैं। इस अश्वगंधा की खासियत ये है कि इसका उत्पादन अन्य अश्वगंधा की जो वैरायटी है उनसे लगभग 2.5 से 3 गुना ज़्यादा जड़ उत्पादन मिलता है। और उसकी जड़ की जो खासियत ये है कि उसमें स्टार्च की मात्रा 50 से 55% के आसपास होती है, जबकि दूसरा अश्वगंधा, अगर हम ज्वार अश्वगंधा 20 की बात करें, ज्वार अश्वगंधा 134 की बात करें, तो 15 से 20% के आसपास इसमें स्टार्च की मात्रा होती है। जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। अमिताभ जी इस वक्त बिहार से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्ते। नमस्ते मैडम जी। सर आपको भी नमस्कार।
सर वो पूछना चाहता हूँ कि अश्वगंधा की खेती बिहार में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा या हो सकता है या नहीं? जी डॉक्टर सारन। अश्वगंधा की खेती बिहार में हमारे काफ़ी फार्मर हैं जो कर रहे हैं, और बिहार में 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, एक पूसा में है और एक यूनिवर्सिटी और है। दोनों यूनिवर्सिटी में हमारे AICRP सेंटर भी हैं, तो आप वहाँ से इसका बीज भी प्राप्त कर सकते हैं, और अगर अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन भी लेना चाहें तो दोनों जो कृषि महाविद्यालय हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो संस्थान आनंद गुजरात में है उससे भी संपर्क कर सकते हो। लेकिन बिहार के केस में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है वो बलुई दोमट टाइप की मिट्टी नहीं है, थोड़ी सी जो क्ले की मात्रा उसमें ज़्यादा है। उस तरह की मिट्टी में रूट का विकास कम होता है, लेकिन उसमें जो तत्व है जैसे विदेनलाइड या एल्कलॉइड्स की बात करें तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन रूट का उत्पादन थोड़ा कम होता है। इसलिए वहाँ आपको 7 से 8 क्विंटल के आसपास 1 हेक्टेयर से ही जड़ का उत्पादन मिलेगा। तो क्या आप सुझाव देते हैं अश्वगंधा की खेती के लिए, या फिर कोई और विकल्प वो अपना सकते हैं औषधीय और सुगंधीय पौधों में? अगर बलुई दोमट टाइप की मिट्टी है या नदी के आसपास की मिट्टी है जिसमें बालू की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, उस तरह की जगह पे आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं। वहाँ कंटेंट भी उनको अच्छा मिलेगा और रूट का उत्पादन भी अच्छा मिलेगा, तो उस तरह के जो किसान हैं वो कर सकते हैं। जी अमिताभ जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर डॉक्टर शालिनी, आपसे जानना चाहेंगे कि मोटे अनाज के प्रसंस्करण से अगर किसान जुड़ना चाहते हैं, अपना इकाई स्थापित करना चाहते हैं, तो उन्हें कैसे शुरुआत करनी चाहिए? जाहिर तौर पर इससे जुड़ी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, तो प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त करें? जी बिल्कुल, मोटे अनाज की प्रसंस्करण के लिए बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालयों में काफ़ी सारी प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बहुत सारे होम साइंस कॉलेजेस हैं, होम साइंस डिपार्टमेंट्स हैं, फूड साइंस डिपार्टमेंट और टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे कि हमारे दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। मैं खुद ट्रेनिंग देती हूँ बहुत सारे लोगों को कि किस तरह से मिलेट्स के प्रोसेस प्रोडक्ट्स बनाएं। इसी तरह से निफ्टेम में भी हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जहाँ पर वाकई में बहुत सारे लोग हमसे भी प्रशिक्षण लेके जाते हैं और किसानों को प्रसंस्करण की पूरी तकनीकें बताते हैं। बिल्कुल, तो प्रशिक्षण लेने के साथ ही आप इसके खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आ सकते हैं। आगे और किस तरह की योजनाएं हैं जिनका लाभ ले सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। कैलाश प्रजापति जी उज्जैन मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ हैं। जी कैलाश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी मैडम, अश्वगंधा की खेती के लिए कितने जलवायु चाहिए और इसका उपयोग क्या है? जी ठीक है, आइए जानते हैं डॉक्टर सारन। मैडम मैं इनका क्वेश्चन समझ जलवायु के बारे में भी जानना चाहते हैं और साथ ही ये भी जानना चाहते हैं आउटपुट यानी कि उत्पादन किस तरह का मिलता है इसमें। ओके मैडम, जलवायु की अगर हम बात करें तो उसको शुष्क और अर्ध शुष्क, अगर हम उसको एरिड और सेमी एरिड टाइप की क्लाइमेट चाहिए होती है जिसमें नमी की मात्रा वातावरण में बहुत कम होती हो, अगर हम कहें ह्यूमिडिटी कम हो, इस तरह की जलवायु सबसे उपयुक्त रहती है। और हमारे जो कॉलर है वो मध्य प्रदेश से हैं, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान ये दोनों ऐसी जगह हैं जहाँ सबसे ज़्यादा अश्वगंधा की खेती कर सकते हैं और सबसे उपयुक्त क्षेत्र है अश्वगंधा की खेती के लिए। अगर हम उत्पादन की बात करें तो हमारे किसान भाई 1 हेक्टेयर में अगर अश्वगंधा की खेती करते हैं, जैसे जवार अश्वगंधा 134 है, उस एरिया की बहुत अच्छी किस्म है और उसका उत्पादन लगभग 8 से 10 क्विंटल सूखी जड़ 1 हेक्टेयर से हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर नागौरी अश्वगंधा की खेती करते हैं तो उसका 12 से 14 क्विंटल आसानी से उत्पादन ले सकते हैं। बिल्कुल, तो डॉक्टर सारन, चूंकि इसके बिजाई का बहुत ही उपयुक्त समय आ रहा है, तो ऐसे में जानना चाहेंगे कि इसकी खेत की तैयारी किसानों को किस तरह से कर लेनी चाहिए? एक्चुअली इसके खेत की तैयारी है उस पे इसके जड़ का जो उत्पादन है, सूखी जड़ का उत्पादन, वो सीधा निर्भर करता है। क्योंकि अश्वगंधा गाजर और मूली की तरह जड़ वाली फसल है। इसके खेत की तैयारी करते वक्त कम से कम हमें 30 से 35 सेंटीमीटर डीप प्लाऊ से हमें
1 या 2 प्लोइंग करनी चाहिए, और उसके बाद अगर हम कम से कम एक बार हेरोइंग करते हैं और फिर उसको क्रॉस हेरोइंग करते हैं, इस तरह से अगर हम खेत को तैयार करें तो उसमें इसकी जड़ का उत्पादन 1-1.5 क्विंटल एक्स्ट्रा हमें मिलेगा। अगर हम प्लाइंग अच्छे से नहीं करते हैं और खेत को प्लेन नहीं करते हैं तो उसमें जड़ का विकास कम होता है, क्योंकि उसको भुरभुरी और थोड़ी ढीली मिट्टी चाहिए होती है, और उस मिट्टी में उत्पादन भी कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। जी जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर शालिनी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब मोटे अनाज से जुड़े हुआ जो प्रशिक्षण है वो किसानों ने ले लिया है, बात आती है कि इकाई को स्थापित करना है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर पूंजी की आवश्यकता होती है, तो क्या किसी तरह की योजना है जिसके तहत उन्हें ऋण मिल सकता हो या जिससे वो जुड़ सकते हों? जी बिल्कुल, ज़्यादातर जो प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिए हैं महिलाएं आगे आती हैं, और जाहिर है कि उनके अंदर काफ़ी अच्छा हुनर होता है इसको संभालने का। बहुत सारे पुरुष वर्ग भी आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं का उसमें योगदान होता है। तो बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे बैंक से बहुत सारी स्कीम्स मिल जाती हैं आजकल। RKVY स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है, जो काफ़ी हद तक लगभग 60% तक इकाई की लागत का जो खर्चा है वो उठाने के लिए तैयार रहती हैं, बशर्ते उनके पास कागजात पूरे हों। बिल्कुल, तो तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही है और किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो मोटे अनाज के प्रसंस्करण से जुड़े, इसका लाभ आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं झारखंड से राजेंद्र शाह जी, आइए उनसे बात करते हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हाँ मैडम जी, मेरा क्षेत्र में लाल बाजरा होता है, उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा 30,000 कैसे हुआ बताए थे। राजेंद्र जी, आपकी आवाज साफ साफ नहीं मिल पा रही है, कृपया एक बार फिर से दोहरा दें अपना सवाल। लाल बाजरा हमारे क्षेत्र में काफी उत्पन्न होता है। अच्छा, ठीक है। उसे हम लोग प्रोसेसिंग करके कैसे बनाएंगे? जी जी, आइए जानते हैं, तो लाल बाजरे की प्रोसेसिंग कैसे कर सकते हैं? जी डॉक्टर शालिनी। जी, लाल बाजरे की प्रोसेसिंग भी वैसे ही होगी जैसे बाकी बाजरा की होती है, यानी कि उसकी पहले उसकी डीहलिंग किया जाएगा। डीहलिंग से पहले उसकी सफाई की जाएगी, फिर डीहलिंग करेंगे। उसके बाद में क्योंकि बाजरा में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है वो ये कि उसका आटा जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए बाजरा को थोड़ा सा नमी उपचार देना होता है, यानी कि थोड़ा सा या तो उबलते पानी में 2-3 मिनट छोड़ के फिर उसको सुखा के या थोड़ा सा सुखाने के बाद हल्का सा भून लें, और फिर अगर उसका आप आटा बनाते हैं या दलिया बनाते हैं तब उसको ज़्यादा दिनों तक आप रख सकते हैं। और दलिया बना के उसको बल्कि आजकल मिड डे मील वगैरह में बच्चों को ICDS स्कीम्स के अंतर्गत लंच में भी जैसे हम पट्टी खाते हैं गुड़ के साथ, वैसी बाजरा की भी बहुत ही स्वादिष्ट पट्टी बनती है, वो भी आप बना सकते हैं। दलिया तो खा ही सकते हैं। जी बिल्कुल, तो राजेंद्र जी, जाना आपने कि लाल बाजरे का किस तरह से आप प्रसंस्करण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं जो व्हाट्सएप के जरिए हमारे एक दर्शक ने भेजा है। हालांकि उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, तो आप लोगों से गुजारिश रहती है कि सवाल के साथ साथ नाम और स्थान जरूर लिखें। तो जिला बड़वानी से सवाल भेजा हमारे एक दर्शक ने, जिन्होंने लिखा है कि अश्वगंधा की खेती से जुड़े हुए सवालों के जवाब चाहिए, खास तौर पर बीज कहाँ मिलेंगे इसकी जानकारी चाहिए। जी डॉक्टर सारण। अश्वगंधा के बीज का जैसे मैंने पहले भी बताया है, आनंद गुजरात में हमारा औषधि एवं सगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय के नाम से संस्थान है। इसके अलावा जितनी भी जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, इवन बिहार, यूपी, जितनी भी हमारी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ से भी इसका बीज प्राप्त कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, तो इसी तरह से अश्वगंधा की खेती और मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में बातचीत हमारी जारी रहेगी। आप भी अपने सवालों के साथ जुड़ते रहें, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-113060 या 1800-113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम अश्वगंधा की खेती और मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़ी हुई जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि सवाल के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनसे बात करते हैं। खोटे पेंटर जी महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खोटे पेंटर जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो हेलो जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आएगी। सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए जी आपकी माफ कीजिएगा, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आएगी। अपना सवाल आप साफ साफ पूछ सकते हैं। जी, जहां तक हम समझ पाए हैं आप जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में अश्वगंधा के बीज कहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो डॉक्टर सारन, क्या सुझाव होगा आपका? अश्वगंधा के बीज महाराष्ट्र में 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, दोनों जगह इनको आसानी से बीज मिल सकता है और इनके जस्ट पड़ोस में हमारा गुजरात स्टेट है, वहाँ से ये ऑथेंटिक और अच्छी गुणवत्ता वाला अच्छी वैरायटी का बीज ले सकते हैं। जी बिल्कुल। अब आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप के जरिए भी सवाल आ रहे हैं दर्शकों के, तो कुछ सवाल लेते हैं। सुनील शर्मा जी ने सवाल भेजा है बुलंदशहर से और जानना चाहते हैं कि बाजरे का भंडारण कैसे करें। जी हाँ, तो इकाई स्थापित कर रहे हैं तो फिर भंडारण की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो बताएं डॉक्टर शालिनी क्या करें? जी बिल्कुल, बाजरे का भंडारण एक बहुत बड़ी बाजरे के आटे का भंडारण एक समस्या है, लेकिन बाजरे के जो बीज जो दाना है उसको भंडारण करने में कोई खास समस्या नहीं आती है। लेकिन हाँ, भंडारण करने के समय नमी का जो है, नमी आपको जैसे गेहूं में आप 7 से 11% रखते हैं, तो वैसे ही बाजरे के दाने में नमी कम होनी चाहिए। उसको कीड़ों से बचाना ज़रूरी है, तो इसके लिए आपको दानों की पहले थोड़ी सफाई कर लेंगे और थोड़ा सा उसको धूप लगा लेंगे या फिर थोड़ी सोलराइजेशन या फिर थोड़ा सा भून लेंगे, तो बाजरे के दाने को रखने में ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं, कीड़ों से बचाना ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल, तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा सुनील जी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। मंदसौर से पृथ्वीराज जी ने पूछा है कि अश्वगंधा में उर्वरक प्रबंधन कैसे करें। साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि क्या उनका क्षेत्र अश्वगंधा के लिए उपयुक्त है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है मैडम। उस एरिया में अश्वगंधा आसानी से कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो सक्सेसफुली उस एरिया में अश्वगंधा की खेती कर रहे हैं। अगर रही बात उर्वरक प्रबंधन की, उर्वरक एक्चुअली अश्वगंधा को बहुत ज़्यादा पोषक तत्व की जरूरत नहीं होती है। ज़्यादातर हमारे किसान हैं वो रेजिडुअल फर्टिलिटी पे, जो दूसरी फसल का बचा हुआ जो फर्टिलाइजर होता है उस पे इसकी खेती करते हैं। फिर भी अच्छा उत्पादन लेने के लिए लगभग 25 केजी नाइट्रोजन, 25 केजी फास्फोरस और 25 केजी पोटास लगभग 1 हेक्टेयर में इसका उपयोग लाना चाहिए। और जो किसान इसकी खेती ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं उनको
कम से कम 5 टन 3 साल में एक बार अच्छी सड़ी हुई 6 महीने पुरानी गोबर की खाद का उपयोग करना चाहिए, ताकि उसको सारे पोषक तत्व मिल सकें। बिल्कुल, आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजा है हेमराज जी ने, और ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से मोटे अनाज से पानी पूरी बना सकते हैं। जी डॉक्टर शालिनी। पानी पूरी बनाना मोटे अनाज से थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ बनाई जा सकती है। इसके लिए थोड़ा हमारी एक तकनीक है जिसको हम वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है, जिसमें थोड़ा ग्लूटन को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। ग्लूटन यानी कि मैदे में जो प्रोटीन होती है, जो सब कुछ जोड़ के रखती है, वो प्रोटीन का पाउडर बाजार से मिल सकता है। उस ग्लूटन को जब उस बहुत महीन पिसा हुआ जब मिलेट्स का आटा लेंगे, तो उससे गोलगप्पे यानी कि पानी पूरी बना सकते हैं। मैंने मोमोज तक तो बनाए हैं जी और कचौड़ी भी बनाई है, पर हाँ गोलगप्पे कभी ट्राई नहीं किए, बट हाँ बन जाएंगे। लेकिन डॉक्टर शालिनी, हेमराज जी के सवाल से ये स्पष्ट है कि लोगों में बड़ी दिलचस्पी है, अब मोटे अनाज को तरह तरह से अपने खाद्य उत्पादों में ये शामिल करना चाहते हैं और उसके लिए लगातार एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं। तो बताएं कुछ ऐसे ही अनोखे उत्पादों के बारे में। अभी हमने सुना भी कि किस तरह से लगातार जो आयोजन हुए हैं, चाहे G20 हो या फिर अन्य आयोजन, उसमें भी जो मिलेट्स है उसके तमाम तरह के जो डिशेज हैं वो पेश की गई है। तो इसमें बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट्स आजकल चल रहे हैं। जी वही मैं कह रही हूँ कि हर तरह का उत्पाद बनना मुमकिन है, बशर्ते कई बार कुछ एडिटिव्स यानी कि कुछ योजक इसमें डालने पड़ते हैं, जिसके लिए आप वैज्ञानिकों का परामर्श ले सकते हैं। और हम तो पूरे के पूरे मिलेट से भी उत्पाद बना चुके हैं। या ज़रूरी नहीं कि हाँ अगर जैसे मैं सलाह देती हूँ कि हाँ 1/3 तो आप आराम से मिला लो, तो चीज़ें बन जाती हैं। लेकिन अगर आप 100% मिलेट पर भी जाना चाहेंगे तो भी उत्पाद बनने संभव है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वैज्ञानिक आपको परामर्श लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सारन, अब आपसे जानना चाहेंगे अश्वगंधा की खेती के दौरान प्रबंधन किस तरह से किया जाए। पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में तो आपने बताया, सिंचाई की भी आवश्यकता होती है, तो किस मात्रा में, कितने अंतराल में पानी की आवश्यकता होती है अश्वगंधा? एक्चुअली अश्वगंधा में सिंचाई का महत्व है सबसे ज़्यादा उसकी बुआई के टाइम पे, बीज की बुआई के टाइम पे होता है, क्योंकि अश्वगंधा का बीज है वो बहुत ही छोटा होता है और चपटा होता है, इसलिए उसकी जो कोलियोप्टाइल लेंथ है वो बहुत कम होने की वजह से हमारे 50% से ज़्यादा किसान हैं वो उसकी खेती करने में फेल हो जाते हैं, जर्मिनेशन नहीं होता है। तो हमारे किसान भाइयों को अच्छा सा खेत तैयार करने के बाद बीज की बुआई करने के 15 से 20 दिन तक लगातार फुहारे से पानी देना चाहिए, ताकि उसके बीज का जर्मिनेशन अच्छे से हो सके। क्योंकि इसकी जहाँ खेती करते हैं हम बलुई से बलुई दोमट मिट्टी में, और वो हल्की मिट्टी होती है, जल्दी सूखती है, इसलिए बीज का अंकुरण या जर्मिनेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर अश्वगंधा में उसका जर्मिनेशन प्रॉपरली हो गया और उसने पानी का 20 दिन तक प्रबंधन अच्छे से कर लिया, तो उसके बाद में ज़्यादा अश्वगंधा को पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लगभग उसके बाद 2 इरिगेशन 20-20 दिन के अंतराल पे देनी होती है। फिर आप एक बार फसल अच्छे से इस्टेब्लिश होने के बाद 1.5 से 2 महीने का आप स्पेल रख सकते हो, और उसके बाद में बेरी से रूट डेवलपमेंट अगर हम कहें 3-4 महीने में 2 इरिगेशन की फिर ज़रूरत पड़ती है, ताकि उसके जड़ का विकास अच्छे से हो सके। सिंचाई प्रबंधन के बारे में जाना आपने, अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। इस बीच जसबीर सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अंबाला हरियाणा से। जसबीर जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जसबीर जी क्या मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ जी सर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी मैडम, ना मैं फूड प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर के जो सामान है ना अपना। जी हाँ जी मैडम, पीछे क्या आवाज आ रही है? ठीक है, आप फूड प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, कोई खास जानकारी?
हाँ, जिसके लिए ना ट्रेनिंग सेंटर पूछना है कहाँ पे है। ठीक है, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर शालिनी जी, जसबीर जी आप अंबाला से हैं और अंबाला बहुत ही नज़दीक है पंजाब और हरियाणा दोनों के ही। तो बहुत सारी प्रोसेसिंग, एक निफ्टेम का सेंटर बनाया है। निफ्टेम यानी कि खाद्य प्रसंस्करण और एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट के लिए। तो वहाँ पर भटिंडा में एक निफ्टेम का सेंटर आपके पास रहेगा और दूसरा कुंडली में भी निफ्टेम है, वहाँ से भी आप प्रसंस्करण की जानकारी ले सकते हैं। नहीं तो कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालय हिसार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी आपके लिए सबसे उपयुक्त रहेगी, क्योंकि आपके एरिया में बाजरा होता है। तो हिसार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में एक सेंटर है जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। जी जसबीर जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को लेते हैं। व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजा है राहुल जी ने सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। जानना चाहते हैं कि अश्वगंधा कितने दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। जी डॉक्टर साहब। अश्वगंधा लगभग 5 महीने की फसल है। अगर हम अश्वगंधा की बुआई अक्टूबर के महीने में करते हैं तो लगभग 180 दिन के बाद इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। लेकिन अगर हम इसकी जड़ है वो कॉमर्शियल प्रोडक्ट में काम आती है। च्यवनप्राश से लेके बहुत सारे औषधियों में इसका उपयोग होता है। अगर हम 180 दिन पे इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे तो उसमें रेशे की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके लिए सबसे अच्छी क्वालिटी की जड़ अगर हमें हार्वेस्ट करनी है तो 1 से 10 से 115 दिन के बाद अगर इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। उसमें रेशे की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन इसकी जड़ का उत्पादन लगभग 5 क्विंटल के आसपास 1 हेक्टेयर से सूखी जड़ का उत्पादन मिलता है। बिल्कुल। तो राहुल जी, जान लिया आपने हार्वेस्टिंग के बारे में। इसी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनका रुख करते हैं। रजनीश सिंह जी बिहार से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो रजनीश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ जी। जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरा सवाल है मैम कि अश्वगंधा का जो पौधा होता है जी, उसका कौन कौन सा पार्ट किस चीज में उपयोग किया जाता है? जी आइए जानते हैं। जी डॉक्टर सारन बताएं। अश्वगंधा का जो सबसे उपयोगी पार्ट है वो जड़ है मैडम उसकी। और जड़ का उपयोग आप च्यवनप्राश से लेके जितनी भी हमारी औषधियाँ हैं, इवन उसका एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स में भी बहुत सारी मेडिसिन आयुर्वेदिक से लेके हमारी मेडिसिन हैं जिसमें उपयोग होता है। और इसका जड़ ही सबसे उपयोगी है। उसके अलावा कुछ लोग वेट लॉस के लिए उसके पत्ते भी उपयोग में लाते हैं, लेकिन हमारा जो आयुष मिनिस्ट्री है वो इसको रिकमेंड नहीं करता है। तो इसका कॉमर्शियल पार्ट जड़ है और इसके अलावा आप इसका बीज
बुआई के लिए काम में ले सकते हैं। जी, तो ऐसे में जबकि इसके जड़ों की अच्छी खासी मांग है, तो किसान जो इसकी खेती कर रहे हैं अब वो उसकी मार्केटिंग कैसे करें, इसके लिए आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे डॉक्टर सारिन? अश्वगंधा की मार्केटिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप जहाँ जिस एरिया में इसकी खेती कर रहे हैं उसके आसपास में बहुत सारे छोटे छोटे आयुर्वेदा बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, वो उनको अच्छी रेट दे सकती हैं। उसके अलावा बहुत सारी हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अश्वगंधा खरीदती हैं, और बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन इनके अलावा भी हमारे किसान भाई है, वो एक मध्य प्रदेश में मंडी है, वहाँ इसको बेच सकते हैं। उसके अलावा जोधपुर, अगर राजस्थान के फार्मर हैं तो जोधपुर, इवन नोखा में भी इसका छोटा सेंटर है, वहाँ भी बेच सकते हैं। और एक दिल्ली में खारी बावली के नाम से एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, वहाँ पे आसानी से अश्वगंधा को बेच सकते हैं। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। सुनील जी मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी बहुत नमस्कार सर। मुझे थोड़ी सी आपसे ये जानकारी चाहिए। मैं मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ जी। और मुझे यहाँ की सबसे उन्नत किस्म की जो अश्वगंधा है जो हमारे यहाँ खेती की जा सकती है जी, उसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से 2-3 अश्वगंधा की किस्में निकली हैं। जैसे मैंने बताया, जवाहर अश्वगंधा 134 है 134, जवाहर अश्वगंधा 20। तो जवाहर अश्वगंधा 134 है, वो उस एरिया के लिए सबसे उपयुक्त है। उसके बाद अभी रिसेंटली हमारे संस्थान से गुजरात से एक वल्लभ अश्वगंधा 1 करके किस्म निकली है, वो भी बहुत अच्छी किस्म है और जड़ का जो विकास है वो अच्छे से होता है, उसकी स्ट्रेट रूट रहती है। तो एमपी के, हमारे गुजरात के, राजस्थान के किसान, इवन महाराष्ट्र के किसान वल्लभ अश्वगंधा 1 की भी खेती कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सुनील जी, जान लिया आपने आपके क्षेत्र के लिए अश्वगंधा की उन्नत किस्में कौन सी है। डॉक्टर शालिनी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि हम इस साल खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मना रहे हैं, तो एक तरह से तमाम जो आयोजन हो रहे हैं उसमें भी हम देख रहे हैं कि बढ़ चढ़कर जो मोटे अनाज है उससे जुड़े हुए खाद्य पदार्थ भी काफ़ी प्रोत्साहित किए जा रहे हैं। ऐसे में इसको लेकर, मांग को लेकर एक किस तरह का वातावरण बन गया है, और साथ ही इस स्थिति में जो मार्केटिंग करना चाहते हैं, जो उत्पाद तैयार कर रहे हैं, वो क्या करें? जी बिल्कुल। जो ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष जो मनाया जा रहा है, पोषक अनाज वर्ष, इसका ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि एक सब इतना तो है कि सभी लोगों को पता चल गया है कि मोटे अनाजों का, या जो हमारे पारंपरिक अनाज जिनको हम भूल चुके थे, उनकी वाकई में हमारे जीवन में पुनर्आगमन एक तरह से कह सकते हैं, वो हो चुका है। पर हाँ, ये है कि इसका सेवन किस तरह से करना है, कंज्यूमर की, उपभोक्ता की प्लेट तक कैसे पहुंचाना है, इसके लिए बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं कि इसकी प्रोसेसिंग में जाएं, इसके बहुत सारे उत्पाद बनाएं, बहुत सारे तरीके से। अगर सीधा उत्पाद में भी नहीं जा सकते तो कुछ ना कुछ कड़ी में जुड़ सकें कि हम क्योंकि ये जो अनाज है ज़्यादा से ज़्यादातर हमारे ही देश में उगाते हैं, तो पूरे विश्व को हम ही सप्लाई करने वाले हैं। तो क्यों ना इसके लिए सबसे पहले हम लोग हम पहल करें और हम पूरे विश्व को मिलेट्स का उत्पाद पहुंचाएं, चाहे किसी भी तरीके से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कहीं ना कहीं इस कड़ी से जुड़ जाएं। जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजा है ओम सिंह जी ने मंदसौर से। ये जानना चाहते हैं कि अश्वगंधा की बुआई किस तरीके से करना चाहिए। जी, अश्वगंधा की बुआई 2 तरीके से करते हैं। एक तो खेती की तैयारी करने के बाद में छिड़कुआ विधि से उसकी बुआई करते हैं, और दूसरा तरीका है लाइन से उसकी बुआई
करना। और लाइन के साथ साथ तीसरा, अगर हम रिज और फ्रो बना के अगर इसकी बुआई करें तो इसकी जड़ का विकास भी अच्छा होता है और हार्वेस्टिंग में भी फ़ायदा होता है। लेकिन सबसे मोटी बात ध्यान रखने वाली इसकी बुआई में ये है कि अगर हमारे किसान 1 हेक्टेयर में 4.5 लाख से ज़्यादा अगर पौधों की संख्या मेंटेन करते हैं, चाहे वो छिड़काव विधि से करें, चाहे लाइन से करें, चाहे रिज एंड फ्रो से करें, तो उनको अच्छा उत्पादन मिलता है। बिल्कुल। डॉक्टर सारन और डॉक्टर शालिनी, आप दोनों ने इस कार्यक्रम में हमें बहुत ही अहम जानकारियां दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। थैंक यू। तो विस्तार से जाना आज आपने कि किस तरह से अश्वगंधा की खेती आप कर सकते हैं। इसकी बाजार में अच्छी मांग रहती है तो इसका लाभ आप ले सकते हैं। वहीं मोटे अनाज को लेकर बहुत ही अच्छा वातावरण इस वक्त बना हुआ है, इसका लाभ आप उठा सकते हैं। अगर इसकी खेती से जुड़ना चाहे या प्रसंस्करण से जुड़ना चाहे या इस पूरी कड़ी में कहीं पर भी आप जुड़ना चाहे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय ये है। उम्मीद है इन जानकारियों का लाभ आप जरूर उठाएंगे। इसके साथ यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको, हेलो किसान कार्यक्रम में जो अगले विषय रहेंगे जिन पर चर्चा की जाएगी वो रहेंगे प्राकृतिक खेती, साथ ही बात होगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप हमें भेज सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। सवाल के साथ साथ नाम और स्थान भी ज़रूर लिखें। इसके अलावा आप अपने सवालों के लिए हमारे कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060। आप सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। सोमवार से शनिवार किसी भी दिन आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं टोल फ्री नंबर के जरिए। इसके अलावा आपको बता दें कि दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप देख सकते हैं कार्यक्रम हेलो किसान कभी भी, और ये सभी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।